दिल्ली की सबसे पॉश लोकेशन पर खड़ी बंसल हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और रुतबे का जीता जागता सबूत थी। इस हवेली के मालिक हुकुमचंद बंसल शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी टाइकून थे। उनके वसूल पत्थर की लकीर थे और उनका डर हवेली की दीवारों में बसा था। लेकिन इस सख्त हवेली में एक आज़ाद और बेपरवाह परिंदा भी था, आर्यन बंसल। आर्यन हुकुमचंद का सबसे छोटा और लाडला पोता। 6 फुट का कद, गजब की पर्सनैलिटी, महंगे ब्रांड्स का शौक और शहर की हर दूसरी लड़की का क्रश। आर्यन के लिए ज़िंदगी सिर्फ पार्टियों, लड़कियों और मौज मस्ती का नाम था। लेकिन आज सुबह हवेली का माहौल किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। हुकुमचंद बंसल अपने भारी और नक्काशीदार सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में अखबार था जिसके फ्रंट पेज पर आर्यन की किसी मॉडल के साथ पब में हुई लड़ाई की तस्वीरें छपी हुई थी। आर्यन सिर झुकाए खड़ा था, हालांकि उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। तुम्हारी इन हरकतों ने मेरी आधी उम्र कम कर दी है आर्यन। हुकुमचंद की भारी और गरजती हुई आवाज़ हॉल में गूंजी। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारी आवारगी और नहीं चलेगी। तुम्हारी शादी होगी और वो भी दिल्ली की किसी मॉडर्न लड़की से नहीं बल्कि हमारे पुश्तैनी शहर बनारस की एक संस्कारी लड़की से। व्हाट दादू, आर यू सीरियस? आर्यन झटके से अपना सिर उठाते हुए चिल्लाया। मैं 26 साल का हूँ और बनारस की कोई टिपिकल बहन जी? नो वे, मैं शादी नहीं करूँगा। यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा फैसला है। हुकुमचंद ने अपनी छड़ी ज़मीन पर पटकते हुए कहा। तुम्हारी माँ कल ही बनारस जा रही है। वो वहाँ से तुम्हारे लिए एक दुल्हन चुनकर लाएगी और अगर तुमने इनकार किया तो मेरे बिजनेस, मेरे बैंक अकाउंट्स और इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्य ने गुस्से में पास रखा एक क्रिस्टल का वास लात मारकर तोड़ दिया। लेकिन वो जानता था कि दादू के फैसले के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। बनारस, जहाँ सुबह की शुरुआत आरती की आवाज़ और घाटों की शांति से होती है। लेकिन कैलाशनाथ शर्मा के घर में शांति का कोई काम नहीं था। कैलाशनाथ एक बेहद सख्त, लालची और रूढ़िवादी इंसान था। उसकी 2 बेटियां थीं, बड़ी सुहासी और छोटी सुहाना। सुहासी एकदम शांत, डरी, सहमी और पिता की हर बात मानने वाली लड़की थी। कैलाशनाथ ने उसे बचपन से ही सिर्फ एक अमीर घर की परफेक्ट बहू बनने की ट्रेनिंग दी थी। वहीं दूसरी तरफ थी सुहाना, बेबाक, निडर, अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की जिसका सपना पढ़ लिख कर अपनी एक पहचान बनाना था। दिल्ली से बंसल परिवार बनारस आ चुका था। आर्यन की मां नीता बंसल एक अमीर और संस्कारी बहू की तलाश में थी और कैलाशनाथ की बड़ी बेटी सुहासी उनके रडार पर थी। शादी की इस टेंशन से दूर आर्यन बनारस की सड़कों पर इरिटेट होकर घूम रहा था। उसे यहाँ की भीड़, यहाँ की गर्मी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वो एक मिठाई की दुकान के पास से गुजर रहा था कि तभी एक लड़की जो ढेरों शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थी सीधे आर्यन से आकर टकराई। आर्यन के महंगे लेदर शूज पर रबड़ी गिर गई। व्हाट द हेल, आर्यन गुस्से से चिल्लाया। अंधा होकर चलती हो क्या? पता है ये जूते कितने के हैं? सुहाना, जो अपनी बिखरी हुई चीज़ें उठा रही थी, उसने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी गुस्से से भरी आंखें सीधे आर्यन की आंखों से टकराई। जूते महंगे होंगे लेकिन तमीज़ तो तुम्हारे पास 2 कौड़ी की भी नहीं है। सुहाना ने अपनी उसी बेबाक आवाज़ में पलटकर जवाब दिया। तुम फ़ोन में घुस कर चल रहे थे और गलती मेरी? और चिल्ला किस पर रहे हो तुम? आर्यन एक सेकेंड के लिए उस लड़की को देखता रह गया। बनारस जैसी जगह पर एक लड़की उसके मुंह पर ऐसे जवाब दे रही थी। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही ईगो से भरी शैतानी मुस्कान आ गई। मोहतरमा, तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। आर्य ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। मेरे एक इशारे पर लड़कियाँ, तुम्हारे एक इशारे पर लड़कियाँ शायद बेवकूफ़ बनती होंगी, मैं नहीं। सुहाना ने बीच में टोकते हुए कहा और अपना सामान उठाकर आगे बढ़ गई। जाते जाते उसने मुड़कर आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा।
घमंडी कहीं का। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस लड़की की वो आग, वो निडरता और वो खूबसूरती आर्यन के दिमाग में कहीं छप गई थी। उसी शाम कैलाश नाथ के घर में हड़कंप मचा हुआ था। बंसल परिवार सुहासी को देखने आ रहा था। कैलाश नाथ ने सुहासी और सुहाना दोनों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आर्यन अपनी माँ और परिवार के साथ सोफे पर बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसे ज़बरदस्ती फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो। तभी सुहासी हाथों में चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। वो नर्वस थी, कांप रही थी। सुहासा दरवाजे के पीछे छुपकर सब देख रही थी, अपनी बहन को चीयर कर रही थी। आर्य ने बोरियत से अपनी नज़रें उठाई। उसकी नज़र सुहासी पर गई, फिर अचानक से उसकी नज़र पीछे दरवाजे पर छुपकर झांक रही सुहाना पर पड़ी। आर्यन का दिमाग सून पड़ गया। ये वही लड़की थी जिसने सुबह उसे बाजार में सरेआम बेइज्जत किया था। आर्यन की आंखों में एक बेहद खतरनाक और जुनूनी चमक आ गई। तो तुम यहाँ हो जंगली बिल्ली, आर्यन ने मन ही मन सोचा। सुहासी जैसे ही आर्यन के सामने चाय की ट्रे लेकर झुकी, उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा फंसा और वो लड़खड़ा गई। एक कप की चाय छलक कर गिर गई। सुहासी डर के मारे रोने जैसी हो गई। कैलाश नाथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। यह क्या बदतमीजी है। कैलाश नाथ फुसफुसाते हुए गुर्राया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आर्यन की माँ ने बात संभालनी चाहिए। सुहासी बहुत प्यारी बच्ची है, हमें यह रिश्ता। मॉम, 1 मिनट। आर्य ने अचानक बीच में टोकते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुहाना दरवाजे के पीछे से हैरानी से देख रही थी। आर्य ने सीधा दरवाजे की तरफ उंगली उठाई जहाँ सुहाना खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और जिद्दी मुस्कान थी। मुझे ये वाली लड़की नहीं चाहिए मॉम, आर्य ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। मुझे वो चाहिए जो दरवाजे के पीछे छुप कर देख रही है। मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। कैलाश नाथ, सुहासी और आर्यन की माँ सबके होश उड़ गए। सुहाना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो झटके से बाहर आई। तुम पागल हो गए हो, यह क्या बकवास है? सुहाना ने चिल्लाते हुए कहा। बकवास नहीं है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आर्य ने सोफे पर पीछे टेक लगाते हुए सुहाना को सीधे आंखों में घूरते हुए कहा। बंसल परिवार वहाँ से यह कहकर चला गया कि अगर शादी होगी तो छोटी बेटी से, वरना नहीं। उनके जाते ही कैलाश नाथ का वो खौफनाक रूप बाहर आ गया। उसने सुहाना को बालों से पकड़ा और उसे बुरी तरह से घसीटकर कमरे में ले गया। बाबूजी, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं उस घमंडी इंसान से शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है। सुहाना रोते हुए हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रही थी। तो चुपचाप शादी करेगी? कैलाश नाथ ने सुहाना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए दहाड़ा। बंसल परिवार से रिश्ता जुड़ने का मतलब समझती है? मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अगर तूने ना कहा तो मैं तेरी बहन और तेरी माँ दोनों की जान ले लूँगा। सुहाना ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी बड़ी बहन सुहासी उसके गले लगकर रोने लगी। सुहाना जानती थी कि उसका पिता किसी हैवान से कम नहीं है। अपने परिवार को बचाने के लिए सुहाना के पास अपने सपनों की बलि चढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात सुहाना ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपनी किताबें डिब्बे में बंद कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में आर्यन बंसल के लिए एक ऐसी नफरत जन्म ले चुकी थी जो इस शादी को नरक बनाने वाली थी। ज़बरदस्ती की रस्में, आंसुओं से भरी विदाई और आखिरकार सुहाना दिल्ली की उस आलीशान बंसल हवेली में पहुंच गई। रात के 11 बज रहे थे। बेडरूम को फूलों से सजाया गया था, लेकिन सुहाना के लिए यह कमरा एक सजे हुए पिंजरे से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने अपना भारी लाल जोड़ा अभी तक नहीं उतारा था। वो सोफे पर बैठी थी और उसका पूरा शरीर गुस्से और नफरत से कांप रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने अपनी शेरवानी के बटन खोल रखे थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही कैजुअल सी स्माइल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइनली यह नाटक ख़त्म हुआ। आर्य ने अपनी शेरवानी उतारकर बेड पर फेंक दी और सुहाना की तरफ देखा। वेलकम टू हेल मोहतरमा।
तुम अभी तक इस भारी टेंट में क्यों बैठी हो? कपड़े चेंज करो। सुहाना ने अपनी जगह से उठकर आर्यन को एक ऐसी खूंखार नज़र से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। तुम सच में एक नंबर के नीच इंसान हो आर्यन बंसल। सुहाना ने अपनी मुठियाँ भींचते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। रिलैक्स वाइफी। आर्यन हंसा। उसने ड्रिंक का एक गिलास बनाया और सुहाना के करीब आया। इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बनारस की छोटी सी गली से निकलकर तुम देश के सबसे अमीर घर की बहू बन गई हो। मुझे तुम्हारे इस पैसे से घिन आती है, सुहाना चिल्लाई। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। बाथरूम से एक बेहद मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहने हुए लड़की बाहर आई। वो रिया थी, आर्यन की गर्लफ्रेंड। है बेबी। रिया ने आकर सीधे आर्यन को गले लगा लिया और उसे किस किया। सुहाना का दिमाग सून हो गया। शादी की पहली रात उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में लेकर आया था। यह बेइज्जती किसी भी लड़की के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। ये सब क्या है? सुहाना की आवाज़ कांप गई। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, रिया। आर्य ने बहुत ही आराम से कहा, जैसे वो किसी को अपनी नई कार दिखा रहा हो। देखो सुहाना, दादू को मेरी शादी करवानी थी, मैंने कर ली। तुम्हारी फैमिली को पैसे चाहिए थे, उन्हें मिल गए। लेकिन मेरी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। रिया मेरी लाइफ में थी और रहेगी। हम इस कमरे में रहेंगे और तुम उस काउच पर सो सकती हो। हम दुनिया के सामने एक हैप्पी कपल का नाटक करेंगे। सुहाना के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो रोई नहीं, वो टूटी नहीं। उसने सीधे आगे बढ़कर आर्यन के गाल पर अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर तमाचा जड़ा। आर्यन का चेहरा एक तरफ घूम गया। रिया डर के मारे पीछे हट गई। हाउ डियर यू। आर्यन गुस्से से दहाड़ा और उसने सुहाना की कलाई कसकर पकड़ ली। एंड हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक उड़ाने की? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे इस मजाक में मैंने क्या खोया है? सुहाना ने बिना डरे आर्यन की आंखों में उसी गुस्से से देखते हुए कहा, तुम मुझे कोई बिकाऊ चीज़ समझते हो। तुमने मुझे खरीदा नहीं है आर्यन बंसल। तुम अपने इस गंदे नाटक में मुझे शामिल नहीं कर सकते। और तुम्हारी ये जो भी गर्लफ्रेंड है ना, इसे अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारे दादू को जाकर सब सच बता दूंगी। फिर देखते हैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद कैसे मिलती है। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन सुहाना की धमकी काम कर गई। वो जानता था कि अगर दादू को पता चला तो वो आर्यन को घर से निकाल देंगे। आर्यन ने रिया को कमरे से बाहर भेजा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सुहाना। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, गलती तुमने की है। सुहाना ने अपना तकिया उठाया और बाथ टब की तरफ जाने लगी। मैं काउच पर नहीं, बाथ टब में सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक बेड शेयर करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। सुहाना बाथरूम में गई और उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। आर्यन गुस्से में बेड पर मुक्का मारता रह गया। उस रात बंसल हवेली के उस विशाल कमरे में दो ऐसी आग टकराई थी जो या तो एक दूसरे को जला देने वाली थी या फिर एक ऐसा जुनून पैदा करने वाली थी जिसे दुनिया देखती रह जाए। अगली सुबह की किरणें जब हवेली के उस विशाल बेडरूम की खिड़कियों से छनकर अंदर आई तो कमरे का नज़ारा किसी जंग के मैदान के बाद की सुबह जैसा था। बेडरूम के उस आलीशान किंग साइज बेड पर आर्यन बिल्कुल रिलैक्स होकर हाथ पैर फैलाकर गहरी नींद में सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर उस ठंडे कठोर बाथटब में सिकुड़कर सोई सुहाना की नींद दर्द से खुली। उसकी गर्दन अकड़ गई थी और पूरी रात उस भारी लहंगे में एक अजीब सी पोजीशन में सोने की वजह से उसकी कमर में भयंकर दर्द था। सुहाना ने कराहते हुए खुद को बाथटब से बाहर निकाला। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। काजल फैल चुका था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। उसे अपनी इस हालत पर रोना आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात उसे अपने ही पति की गर्लफ्रेंड को कमरे से निकालकर बाथटब में सोना पड़ेगा। लेकिन सुहाना रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया
अपने बिखरे बालों को रफ तरीके से बांधा और एक गहरी सांस लेकर बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे की क्लिक आवाज़ से आर्यन की नींद खुल गई। सुहाना को उस बिखरी हुई हालत में और अपनी गर्दन सहलाते हुए बाहर आते देख आर्यन अपनी कोहनियों के बल बेड पर उठकर बैठ गया। उसके होठों पर वो चिर परिचित घमंडी और मज़े लेने वाली मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग वाइफी, या फिर कहूँ बाथरूम क्वीन। आर्य ने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए तंज कसा। कैसी रही बाथ टब की नींद? 5 स्टार वाली फीलिंग आई या नहीं? सुहाना, जिसका खून पहले से ही खौल रहा था, वो आर्यन की यह बकवास सुनकर और भड़क गई। अपनी यह घटिया बकवास अपने पास ही रखो आर्यन बंसल। सुहाना ने अपनी गर्दन को सीधा करने की कोशिश करते हुए तीखे लहजे में कहा, मेरे बदन का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आर्यन एक झटके में बेड से नीचे उतरा। वो सिर्फ एक ट्रैक पैंट में था। बिना शर्ट के वह बिल्कुल कैजुअल अंदाज में चलते हुए सुहाना के करीब आया। मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें वहाँ जाकर तपस्या करने को। आर्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, इतना बड़ा किंग साइज बेड था, तुम एक कोने में सो जाती, मैं एक कोने में सो जाता। मैं कौन सा तुम्हें खा जाने वाला था? लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना था। अब भुगतो तो अपना दर्द। सुहाना ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस इंसान के साथ एक ही हवा में सांस लेना भी मुझे घुटन देता है। बेड शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। सुहाना ने आर्यन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, और रही बात दर्द की, तो बाथ टब की वो ठंडक तुम्हारी उस गंदी और झूठी दुनिया से 1000 गुना बेहतर है। आर्यन के चेहरे की वो स्माइल एकदम से गायब हो गई। कैरेक्टर लेस शब्द ने उसके ईगो को गहरी चोट पहुंचाई थी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। सुहाना पीछे हटी, लेकिन आर्यन ने अपना हाथ दीवार पर टिकाकर सुहाना का रास्ता रोक लिया। अब इन दोनों के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला था। आर्यन की वो खौफनाक और जुनूनी आंखें सुहाना के चेहरे पर टिक गई। अपनी जुबान पर लगाम रखो सुहाना, आर्य ने बिल्कुल धीमी लेकिन एक ऐसी भारी आवाज़ में कहा जिससे हवा भी भारी हो जाए। तुमने कल रात एक बहुत बड़ा तमाशा किया है। रिया मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे। सुहाना बिल्कुल नहीं डरी। उसने आर्यन के उस चौड़े सीने पर अपना हाथ रखा और उसे पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया। मुझे तुम्हारे वादों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सुहाना भी उसी तेज़ आवाज़ में दहाड़ी। तुम अपने उस गर्लफ्रेंड को सर पर बिठाओ या हवेली के झूमर पर लटकाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कदमों में जहाँ मेरे नाम का ठप्पा लगा है वहाँ तुम्हारी ये बेशर्मी नहीं चलेगी। और अगर तुम्हें इतनी ही आज़ादी चाहिए थी तो करते ना बगावत अपने दादू से। क्यों बन गए उनके सामने एक भीगी बिल्ली? क्योंकि तुम्हें उनके पैसों से प्यार है। तुम अंदर से खोखले हो आर्यन, एक नंबर के फट्टू और कायर इंसान जो अपने पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी ने आज तक उसे इस तरह उसकी औकात नहीं दिखाई थी। उसने सुहाना की कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी कि सुहाना के मुंह से दर्द की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। कायर मैं नहीं हूँ सुहाना, कायर तुम हो। आर्य ने दांत पीसते हुए कहा, अगर इतनी ही आग थी तुम्हारे अंदर तो क्यों कर ली मुझसे शादी? क्यों नहीं रोक लिया अपने लालची बाप को? तुम भी तो मेरे दादू के पैसों की चमक देखकर ही आई हो न यहाँ। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाया। मैंने यह शादी अपने बाप के लालच के लिए नहीं, अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए की है। सुहाना ने एक गहरी दर्द भरी सांस लेते हुए कहा, तुम क्या जानोगे परिवार के लिए बलिदान देना क्या होता है? तुम्हारे लिए तो परिवार सिर्फ एक ATM मशीन है। अब यहाँ से हटो, मुझे तैयार होना है। सुहाना आर्यन को धक्का देकर अलमारी की तरफ चली गई। आर्यन वहीं खड़ा अपनी मुठियाँ भींचता रह गया। सुहाना की उस बात ने आर्यन के दिल के किसी ऐसे कोने पर वार किया था जिसे वो हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। आधे घंटे बाद
सुहाना ने खूबसूरत सी पेस्टल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था और चेहरे पर बस एक हल्की सी बिंदी और सिंदूर था। वो जितनी सिंपल लग रही थी उतनी ही कायरता ढा रही थी। आर्यन भी ब्लैक सूट पहनकर तैयार था। दोनों जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, आर्यन ने अचानक सुहाना का हाथ पकड़ लिया। सुहाना ने झटके से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, सुहाना ने फुसफुसाते हुए कहा। चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और स्माइल करो। आर्यन ने सुहाना के कान के बिल्कुल करीब आकर एक बनावटी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, हम नीचे जा रहे हैं। दादू और पूरी फैमिली वहाँ है। नीचे तुम्हारी ये झांसी की रानी वाली एक्टिंग नहीं चलेगी। हम दुनिया के सबसे खुशहाल न्यूली मैरिड कपल हैं। अगर दादू को भनक भी लगी कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुम्हारी वो बाथ टब वाली रात को तुम्हारी ज़िंदगी का परमानेंट एड्रेस बना दूंगा। समझी? तुम एक नंबर के झूठे और दिखावटी इंसान हो। सुहाना ने आर्यन को घूरते हुए कहा। थैंक यू, अब स्माइल वाइफी। आर्यन ने सुहाना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया। डाइनिंग टेबल पर पूरी बंसल फैमिली बैठी थी। दादू हुकुमचंद बंसल अखबार पढ़ रहे थे। आर्यन की माँ नीता नाश्ता लगा रही थी। जैसे ही आर्यन और सुहाना सीढ़ियों से नीचे उतरे, सबकी नज़रें उन पर टिक गई। आर्यन ने सुहाना की कमर को बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया का सबसे रोमांटिक पति हो। गुड मॉर्निंग फैमिली, आर्यन ने चहकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बच्चों। दादू ने अखबार नीचे रखा और उनके चेहरे पर एक असली मुस्कान आ गई। आओ सुहाना बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो। सुहाना ने जाकर दादू के पैर छुए। प्रणाम दादू। खुश रहो बेटी। कैसी रही पहली रात? इस नालायक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दादू ने आर्यन को घूरते हुए पूछा। सुहाना अंदर ही अंदर उबल रही थी। वो आर्यन को सरेआम बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन उसने आर्यन की माँ और दादू की उम्मीद भरी आंखों में देखा। इससे पहले कि सुहाना कुछ बोलती, आर्यन ने सुहाना के बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए बहुत ही शरारती लहजे में कहा। अरे दादू, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीबी को परेशान कैसे कर सकता हूँ? इनफैक्ट सुहाना तो मेरी बाहों में इतनी गहरी नींद में सोई थी कि सुबह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, है न जान? आर्यन ने टेबल के नीचे से सुहाना के पैर पर हल्का सा पैर मारा। सुहाना का चेहरा गुस्से और शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने आर्यन को एक ऐसी कातिलाना नज़र से देखा कि अगर नज़रें सच में गोली मार सकती तो आर्यन वहीं ढेर हो जाता। जी दादू, सुहाना ने दांत पीसते हुए एक नकली स्माइल दी। आर्यन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी कठोर बाथ टब में नहीं, मखमली बिस्तर पर सोई हूँ। आर्यन की स्माइल एक सेकंड के लिए गायब हुई, लेकिन उसने तुरंत कवर कर लिया। लो आर्यन, सुहाना के लिए हलवा परोसो। नीता आर्यन की माँ ने एक कटोरी आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने हलवे की कटोरी ली और बहुत ही प्यार से सुहाना के मुंह के पास चम्मच ले जाते हुए कहा, लो बेबी, तुम्हारे लिए। तुमने रात भर बहुत स्ट्रगल किया है, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। सुहाना का खून खौल गया। उसने टेबल के नीचे से अपनी सैंडल की हील आर्यन के पैर पर पूरी ताकत से गड़ा दी। आह! आर्यन के मुंह से दर्द की एक तेज आवाज़ निकली और उसके हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। क्या हुआ आर्यन? दादू ने हैरानी से पूछा। आर्यन ने सुहाना की तरफ देखा, जो अब बहुत ही प्यार से और मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। कुछ नहीं दादू, आर्यन ने दर्द को छुपाते हुए बनावटी हंसी के साथ कहा। बस हलवा बहुत गर्म था तो मेरी उंगली जल गई। ओह सो सैड। सुहाना ने आर्यन के गाल को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना आर्यन, ज़्यादा आग से खेलोगे तो जल तो जाओगे ही। टेबल पर बैठे बाकी लोगों को लगा कि ये दोनों नया नया प्यार जता रहे हैं। दादू और आर्यन की माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन आर्यन और सुहाना की वो नज़रों की टक्कर बता रही थी कि यह तो बस शुरुआत है। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर एक परफेक्ट कपल का ड्रामा चल रहा था और टेबल के नीचे खौफनाक और ईगो से भरी जंग। नाश्ते के बाद जब दोनों वापस कमरे में आए तो आर्यन ने दरवाज़ा बंद करते ही सुहाना को दीवार से लगा दिया।
पागल हो गई हो तुम? मेरा पैर तोड़ना था क्या? आर्यन दर्द से कराहते हुए अपना पैर सहला रहा था। यह तो बस ट्रेलर था आर्यन बंसल। सुहाना ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए आर्यन की आंखों में उसी गुरूर के साथ देखते हुए कहा, तुमने मुझे अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया है ना? अब यह पूरी पिक्चर मैं अपने हिसाब से डायरेक्ट करूँगी। अगर मुझे दोबारा बेबी या जान बुलाने की कोशिश की तो अगली बार सैंडल तुम्हारे पैर पर नहीं, तुम्हारे उस घमंडी चेहरे पर होगी। सुहाना ने आर्यन को धक्का दिया और बेडरूम की बालकनी की तरफ चली गई। आर्यन वहीं खड़ा अपनी उस जंगली बिल्ली को जाता हुआ देखता रह गया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसका पैर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके होठों पर अनजाने में ही एक बहुत ही इम्प्रेस और जुनूनी मुस्कान आ गई थी। गेम ऑन वाइफी, गेम ऑन, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। डाइनिंग टेबल के उस ड्रामे के बाद हवेली में दिन किसी तरह गुजर गया, लेकिन आर्यन और सुहाना के कमरे का तापमान अभी भी उबल रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। सुहाना अपने सूटकेस से कुछ किताबें निकालकर शेल्फ में जमा रही थी। तभी बेडरूम का दरवाज़ा जोर से खुला और आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा महंगे डिजाइनर ब्रांड का शॉपिंग बैग था। उसने बिना कुछ कहे वो बैग सीधा सुहाना के सूटकेस के ऊपर फेंक दिया। ये क्या बदतमीजी है? सुहाना ने गुस्से से मुड़कर देखा। बदतमीजी नहीं, यह एहसान है। आर्यन ने अपनी घड़ी उतारते हुए बहुत ही ईगो के साथ कहा, आज रात मेरे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक प्राइवेट पार्टी रखी है। शहर की सारी हाई सोसाइटी वहाँ होगी। इस बैग में एक ड्रेस है, चुपचाप इसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीबी वहाँ बनारस की बहन जी बनकर जाए और मेरे दोस्त मुझ पर हंसे। सुहाना ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने एक बैग को खोला और अंदर से एक बेहद छोटी चमकीली लाल रंग की सिमरी ड्रेस निकाली, जिसका गला बहुत डीप था। ड्रेस को देखते ही सुहाना के चेहरे पर घिन आ गई। उसने वो ड्रेस सीधे आर्यन के मुंह पर दे मारी। अगर तुम्हारे दोस्तों को कपड़े देखने का इतना ही शौक है तो अपनी उस रिया को ले जाओ। ये प्लास्टिक के कपड़े पहनना मेरा शौक नहीं है। सुहाना ने अपना सूटकेस वापस सेट करते हुए कहा। आर्यन ने वो ड्रेस अपने चेहरे से हटाई और उसका पारा चढ़ गया। वो 2 कदम चलकर सुहाना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सुहाना? आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों होती है? मैंने 1 लाख रुपए की ड्रेस लाकर दी है तुम्हें। इसे क्लास कहते हैं, जो तुम्हारे उस बनारस के छोटे से घर में कभी देखने को नहीं मिला होगा। सुहाना झटके से पलटी। अब उन दोनों के बीच सिर्फ हवा भर का फासला था। क्लास कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच में होता है आर्यन बंसल। सुहाना ने उंगली उठाते हुए बिल्कुल ठंडे लेकिन तीखे लहजे में कहा। और रही बात पैसों की, तो तुम इस 1 लाख के ड्रेस से मेरा ज़मीर नहीं खरीद सकते। मैं पार्टी में जाऊंगी, लेकिन पहनूंगी वही जो मुझे पसंद है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम मुझे घर छोड़कर जा सकते हो। मुझे तुम्हारे उन नकली दोस्तों से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। आर्य ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर वो बिना सुहाना के पार्टी में गया तो दादू को शक हो जाएगा। ठीक है, पहनो जो तुम्हें पहनना है, लेकिन अगर वहाँ तुमने कोई तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन गुस्से से तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ चला गया। सुहाना ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। तमाशा तो अब शुरू होगा मिस्टर बंसल। आधे घंटे बाद कमरे का वो भारी सन्नाटा। आर्यन ब्लैक टक्सीडो में तैयार होकर काउच पर बैठा अपने फ़ोन में लगा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। आर्यन ने अनजाने में ही अपनी नज़रें उठाई और फिर उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर काउच पर गिर गया। सुहाना बाहर आ रही थी। उसने आर्यन की वो 1 लाख की ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि उसने एक बेहद खूबसूरत गहरे काले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। साड़ी का बॉर्डर सिल्वर था और उसने उसके साथ एक स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उसके बाल एक तरफ खुले हुए थे, कानों में लंबे सिल्वर झुमके थे और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। वो कोई टिपिकल बहन जी नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक ऐसी कहा ढाने वाली खूबसूरती लग रही थी जिसे देखकर आर्यन की सांसें सच में उसके गले में अटक गई थी। आर्यन अपनी जगह पर भूत बनकर रह गया। उसका वो प्ले बॉय वाला ईगो एक झटके में हवा हो चुका था। सुहाना आईने के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी की प्लेट सेट कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि आर्यन उसे पीछे से घूर रहा है। क्या हुआ? लग रही हूँ ना बहन जी? चाहो तो अभी भी रिया को कॉल कर सकते हो। सुहाना ने आईने से ही आर्यन को देखते हुए ताना मारा। आर्यन को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसने अपना गला खखारा और अपना ईगो वापस ओढ़ने की कोशिश की। ठीक ठाक लग रही हो, पर यह ब्लाउज की डोरी यह खुली क्यों है? सुहाना ने झटके से पीछे हाथ लगाया। ब्लाउज की एक डोरी अभी भी खुली थी।
जिसे वो खुद बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। सुहाना ने इरिटेट होकर डोरी को खींचना चाहा। मैं कर लूँगी, तुम बाहर जाओ। रहने दो, साड़ी फट जाएगी। आर्यन अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर सुहाना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं कर लूँगी आर्यन, पीछे हटो। सुहाना की आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट आ गई थी। आर्यन की वो गर्म सांसें उसकी नंगी पीठ पर पड़ रही थी। चुपचाप खड़ी रहो, हमेशा लड़ना ज़रूरी है क्या? आर्यन ने बहुत ही धीमी और खुरदुरी आवाज़ में कहा। आर्यन के बड़े और सख्त हाथों ने सुहाना की ब्लाउज की डोरी को पकड़ा। जैसे ही आर्यन की उंगलियां का हल्का सा स्पर्श सुहाना की गोरी और नाजुक पीठ से हुआ, सुहाना के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुठियां भींच ली। आर्यन का भी यही हाल था। वो लड़कियां जो उसके पीछे पागल रहती थी, उन्हें छूने पर उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस जंगली बिल्ली की पीठ की उस हल्की सी छुअन ने आर्यन के दिल की धड़कने को बेकाबू कर दिया था। आर्यन ने बहुत ही धीरे से जानबूझकर अपनी उंगलियों को सुहाना के पीठ पर हल्का सा रगड़ते हुए वो डोरी बांधी। हो गया, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो आईने में सुहाना की आंखों में देख रहा था। सुहाना की सांसें तेज चल रही थी। उसने आईने में आर्यन की उन गहरी जुनूनी आंखों को देखा। उन दोनों के बीच एक ऐसा खामोश पल गुजरा जिसमें सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें बातें कर रही थी। सुहाना ने एक झटके से खुद को आर्यन से अलग किया और अपना क्लच उठा लिया। चलो, देर हो रही है, सुहाना ने हकलाते हुए कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन वहीं खड़ा आईने में खुद को देखता रह गया। पागल कर देगी ये लड़की मुझे, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा और उसके पीछे चल दिया। पार्टी शहर के एक 5 स्टार होटल के ओपन रूफ टॉप पर थी। तेज म्यूजिक, महंगी शराब और दिखावे से भरे लोग। जैसे ही आर्यन और सुहाना ने पार्टी में एंट्री की, हर किसी की नज़रें उन पर टिक गई। आर्यन के दोस्त जो सोच रहे थे कि आर्यन किसी देहाती लड़की को लेकर आएगा, वो सुहाना को देखकर हैरान रह गए। काले रंग की उस शिफॉन साड़ी में सुहाना किसी भी टॉप मॉडल को टक्कर दे रही थी। आर्यन को अचानक से एक बहुत ही अजीब सा पजेसिवनेस महसूस होने लगा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी दूसरा आदमी सुहाना को देखे। उसने अपना हाथ सुहाना की कमर पर बहुत ही अधिकार से रख लिया। हाथ हटाओ आर्यन, सुहाना ने फुसफुसाते हुए कहा। यह मेरी दोस्तों की पार्टी है सुहाना, यहाँ वो डाइनिंग टेबल वाला ड्रामा नहीं चलेगा। चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहो, आर्यन ने सुहाना को और करीब खींचते हुए कहा। तभी भीड़ को चीरते हुए रिया वहाँ आ गई। रिया ने एक बहुत ही छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में शराब का ग्लास था। वो सुहाना को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। हे आर्यन, रिया ने आते ही आर्यन के गले लगने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने सुहाना की कमर पकड़े हुए ही एक कदम पीछे हटकर रिया को इग्नोर कर दिया। रिया को बेइज्जती महसूस हुई तो उसने अपना सारा गुस्सा सुहाना पर निकालने का फैसला किया। ओहो, तो तुम भी आ गई, वो क्या कहते हैं बनारस वाली वाइफ, रिया ने सुहाना को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गंदी नज़र से देखते हुए कहा। साड़ी? सीरियसली सुहाना, ये कोई भजन कीर्तन की जगह नहीं है। आर्यन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मुझे तो तरस आता है आर्यन पर, जिसे तुम्हारे जैसे एक छोटी सोच वाली लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि इस वाइन का नाम क्या है। टिया के दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। आर्यन का पारा चढ़ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सुहाना ने उसका हाथ धीरे से दबाया और खुद आगे आ गई। सुहाना के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रॉयल और शांत मुस्कान थी जिसने रिया की हंसी को वहीं रोक दिया। छोटी सोच कपड़ों से नहीं आती रिया, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत से आती है, सुहाना ने बिल्कुल सधे हुए और तीखे लहजे में कहा। और रही बात स्टैंडर्ड की, तो आर्यन का स्टैंडर्ड क्या है, यह तो मुझे शादी की पहली रात ही पता चल गया था, जब उसने तुम्हें मेरे कमरे के से धक्के मारकर बाहर निकाला था। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे। सुहाना यही नहीं रुकी, उसने रिया के हाथ से वाइन का गिलास ले लिया। और जहाँ तक इस वाइन का सवाल है, यह सैतो मार्गे है, फ्रांस की है, लेकिन रिया किसी महंगे ब्रांड का लेबल पहन लेने से या वाइन का नाम रट लेने से क्लास नहीं आता। तुम्हारी इस ड्रेस से ज़्यादा कीमत मेरी साड़ी की है, लेकिन मुझे
उसे तुम्हारे चेहरे पर चिल्लाकर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास दिमाग में होता है, क्रेडिट कार्ड में नहीं। और तुम आर्यन का क्रेडिट कार्ड पहनकर एक चलती फिरती डमी से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही हो। रिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पीला हो गया। उसके पास सुहाना की बात का कोई जवाब नहीं था। वो वहाँ से पैर पटकते हुए भाग गई। पार्टी के बाकी लोग सुहाना की इस बेबाकी और कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान थे। आर्यन आर्यन तो जैसे सुहाना पर फिदा हो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को इतने सलीके से बिना गाली गलौज किए किसी की इतनी भयंकर बेइज्जती करते हुए नहीं देखा था। सुहाना ने वाइन का गिलास पास खड़े एक वेटर की ट्रे में रखा और आर्यन की तरफ मुड़ी। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे प्लास्टिक के दोस्त दोनों बहुत बोरिंग है आर्यन, मैं घर जा रही हूँ। सुहाना ने पलट कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन आर्य ने अचानक सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इस बार आर्यन की आंखों में कोई घमंड नहीं था, कोई ईगो नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ऐसी दीवानगी थी जो अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो मिसेज बंसल, आर्य ने बहुत ही भारी आवाज़ में कहा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आर्य ने सुहाना को सीधा डांस फ्लोर के बीचों बीच खींच लिया। सुहाना की आंखें बड़ी हो गई। उस दिन उस पार्टी में आर्य ने किसी और की तरफ देखा तक नहीं। वो सुहाना के साथ नाचते हुए सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था। उनकी वो नोक झोंक की लड़ाइयाँ अब सिर्फ एक दिखावा रह गई थी, क्योंकि उस नफरत की राख के नीचे एक ऐसा इश्क सुलगता शुरू हो चुका था जो आने वाले हफ्तों में इस पूरी हवेली का माहौल बदलने वाला था। शादी को 1 महीना बीत चुका था। सुहाना और आर्यन के बीच का रिश्ता किसी टॉम एंड जेरी की लड़ाई जैसा था। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हवेली के बाहर दुनिया और दादू की नज़रों में वो एक परफेक्ट कपल थे। सुहाना ने बंसल हवेली के कड़े नियमों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। वो अपनी बात में बाकी से रखती थी, जो हुकुमचंद बंसल को अंदर ही अंदर बहुत इम्प्रेस कर रहा था। उन्हें सुहाना की आंखों में एक सच्चाई दिखती थी। धीरे धीरे आर्यन के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो अभी भी रिया से मिलता था, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त सुहाना में उलझा रहता था। सुहाना की वो बेबाकी, उसका वो बिना मेकअप वाला मासूम चेहरा और उसके साथ लड़ने में आर्यन को जो मजा आता था, वो उसे दुनिया की किसी भी पार्टी में नहीं मिलता था। एक दिन हवेली में एक बड़ी पार्टी थी। सुहाना ने एक बेहद खूबसूरत डीप नेक वाला ब्लैक गाउन पहना था। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आर्यन, जो नीचे खड़ा अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उसकी नज़र जैसे ही सुहाना पर पड़ी, उसकी सांसें हलक में अटक गई। वो पलक झपकाना भूल गया। पार्टी में हर किसी की नज़र सुहाना पर थी। आर्यन के एक दोस्त ने आर्यन के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यार आर्यन, तेरी बीबी तो सच में कयामत है। क्या मैं उसे डांस के लिए पूछ लूँ? आर्यन का खून अचानक खौल उठा। उसके अंदर एक ऐसा पॉजिटिवनेस जागा जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। वो मेरी बीबी है, आर्य ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज़ में अपने दोस्त से कहा। अगर तूने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूँगा। आर्यन सीधा सुहाना के पास गया। उसने बिना कुछ कहे बहुत ही अधिकार से सुहाना की पतली कमर पर अपना भारी हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं, सुहाना ने घबराते हुए कहा। देखने दो। आर्य ने सुहाना को बिल्कुल अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो और ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ना, ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। अगली बार से इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। सुहाना ने अपनी भौहें चढ़ाई। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑर्डर मत दो। मैं तुम्हारा पति हूँ सुहाना। आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी, सिर्फ नाम के। सुहाना ने आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा और वहाँ से चली गई। आर्यन बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे पहली बार ऐसा लगा था जैसे कोई चीज़ उसके हाथों से फिसल रही है और वह उसे रोकने के लिए पागल हो रहा है। सुहाना की ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर आर्यन नहीं, बल्कि उसके पिता कैलाशनाथ था। कैलाशनाथ अब दिल्ली शिफ्ट हो गया था और बंसल परिवार के पैसों पर ऐश कर रहा था। एक शाम कैलाशनाथ किसी बात पर गुस्सा होकर बंसल हवेली पहुंचा। हवेली में दादू नहीं थे। कैलाशनाथ सीधा सुहाना के कमरे में घुसा। सुहाना को किसी बात पर डांटते हुए उसने अपना हाथ उठाया कि वो सुहाना को थप्पड़ मारे,
सुहाना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। वो बचपन से यही सहती आ रही थी, लेकिन वो थप्पड़ सुहाना के चेहरे पर नहीं पड़ा। सुहाना ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। आर्यन वहाँ खड़ा था। उसने कैलाश नाथ के उस उठे हुए हाथ को अपनी लोहे जैसी मजबूत उंगलियों से हवा में ही जकड़ रखा था। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी आंखों में जो मौत नाच रही थी, उसे देखकर कैलाश नाथ की रूह कांप गई। मेरी बीबी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? आर्यन की आवाज़ एक खौफनाक दहाड़ थी जो पूरे कमरे में गूंज उठी। आर्यन बेटे, ये मेरी बेटी है, मैं तो बस इसे समझा रहा था। कैलाश नाथ हकलाते हुए पीछे हटने लगा। आर्यन ने कैलाश नाथ का हाथ इतनी जोर से झटका कि वो पीछे जाकर गिरा। आर्यन ने आगे बढ़कर कैलाश नाथ का कॉलर पकड़ा। यह बंसल हवेली है और सुहाना मेरी बीबी है। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज के बाद तुमने इसके एक बाल को भी छूने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ससुर हो। मैं तुम्हें इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। गेट आउट। कैलाश नाथ डर के मारे कांपता हुआ वहां से भाग गया। कमरे में अब सिर्फ आर्यन और सुहाना थे। सुहाना अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कांप रही थी। आर्यन ने मुड़कर सुहाना को देखा। उसका वो सारा गुस्सा, सारा ईगो एक पल में पिघल गया। वो धीरे धीरे सुहाना के पास आया। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसे नहीं संभाला था। आर्यन ने बहुत ही झिझकते हुए अपने दोनों हाथ सुहाना के चेहरे पर रखे, उसके आंसू पोंछे। सुहाना शांत हो जा, वो चला गया है। आर्यन की आवाज़ में इतना दर्द और फिक्र थी जो सुहाना ने कभी नहीं सुनी थी। सुहाना अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अचानक आर्यन को कसकर गले लगा लिया और उसके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत डर लगता है आर्यन, वो बचपन से मुझे ऐसे ही मारता है, मेरी बहन को मारता है। सुहाना हिचकियाँ लेते हुए बोल रही थी। आर्यन का दिल किसी ने जैसे मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने अपने दोनों हाथों से सुहाना को अपनी मजबूत पनाह में कसकर जकड़ लिया। उसने अपना सिर सुहाना के बालों में छुपा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है जंगली बिल्ली, आर्य ने फुसफुसाते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई खरोच भी नहीं ला सकता। मैं तुम्हारे हर डर के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। सुहाना ने आंखें बंद कर ली। आर्यन के सीने की वो धड़कनें, उसकी वो गर्माहट सुहाना को एक पल के लिए उस अजनबी की बाहों में महफूज महसूस हुआ। लेकिन अगले ही सेकंड सुहाना के दिमाग में एक अलार्म सा बजा। यह वही आर्यन बंसल था जिसने उसे एक पिंजरे में कैद किया था। यह वही इंसान था जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की पहली रात कमरे में लेकर आया था। मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस इंसान के सामने कमज़ोर कैसे पड़ सकती हूँ? सुहाना की अंतरात्मा ने उसे झकझोरा। सुहाना ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ताकत से आर्यन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दे दिया। आर्यन, जो सुहाना को शांत करने में खोया हुआ था, वो इस अचानक हुए धक्के से लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। उसने हैरानी से सुहाना को देखा। सुहाना ने अपने गालों पर गिरे आंसुओं को बहुत ही बेरहमी से अपने हाथों से पोंछा। उसकी आंखों में अब कोई डर या बेबसी नहीं थी, बल्कि वही पुरानी नफरत और आग वापस आ चुकी थी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है आर्यन बंसल। सुहाना अपनी कांपती हुई आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बिल्कुल सख्त लहजे में बोली। ये मत समझना कि तुमने आज मेरे बाप का हाथ पकड़ लिया तो तुम मेरे कोई मसीहा या हीरो बन गए हो। आर्यन के हाथ, जो अभी भी हवा में थे, वो धीरे धीरे नीचे आ गए। उसका वो प्ले बॉय वाला ईगो जिसे सुहाना ने अभी अभी बुरी तरह से कुचला था, वो वापस जाग उठा। हीरो? ओ हेलो, गलतफहमी में मत जियो मोहतरमा। आर्यन ने अपने कोट को ठीक करते हुए एक बहुत ही बनावटी और घमंड स्माइल के साथ कहा। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने इस घर के लिए बीच में आया था। यह बंसल हवेली है, यहाँ मेरे दादू के अलावा कोई चीख भी नहीं सकता। मुझे स्लम डॉग वाला ड्रामा और रोना धोना मेरे कमरे में पसंद नहीं है, इसलिए बीच में आना पड़ा। सुहाना ने एक बेहद कड़वी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, क्योंकि एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अंदर कोई इंसान जाग गया है। सुहाना ने आर्यन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। लेकिन तुम जैसे अमीर और खोखले लोगों के अंदर इंसानियत नहीं, सिर्फ ईगो होता है। तुमने आज मेरे बाप से मुझे बचाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे उन सारे गुनाहों को भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किए हैं।
आर्यन ने अपने दांत पीस लिए। वो अंदर से सुहाना को संभालना चाहता था, लेकिन इस लड़की की जुबान कैंची की तरह चलती थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सुहाना? आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। तुम हमेशा हर चीज़ को जंग का मैदान क्यों बना देती हो? मैंने बस हाँ, मेरी प्रॉब्लम है, सुहाना ने बीच में टोकते हुए चिल्लाकर कहा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे दुनिया के किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं है। जो बाप मुझे जन्म दे सकता है वो पैसों के लिए मुझे बेच सकता है। तो तुम तो वैसे भी मुझे खिलौना समझ कर लाए हो। आज तुमने मुझे बचाया है, कल जब तुम्हारा ईगो हर्ट होगा तो तुम खुद मुझ पर हाथ उठा दोगे। यही सच्चाई है तुम जैसे मर्दों की। यह सुनकर आर्यन का चेहरा एकदम से सून पड़ गया। सुहाना की उस बात ने आर्यन के दिल के किसी बहुत गहरे हिस्से पर चोट की थी। आर्यन आवारा था, प्ले बॉय था, बदतमीज था, लेकिन वो औरतों पर हाथ उठाने वाला हैवान नहीं था। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा दर्द और भयंकर गुस्सा एक साथ दिखा। सुहाना। आर्यन की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे का तापमान गिर गया। उसने अपनी उंगली सुहाना की तरफ उठाई। तुम मुझे गाली दे सकती हो, मुझे जो चाहे कह सकती हो, लेकिन मुझे कभी उस घटिया इंसान से कंपेयर मत करना जो तुम्हारा बाप है। मैं आर्यन बंसल हूँ। मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, उन्हें घुमाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया है और ना ही कभी उठाऊँगा। तुम्हारी यह सोच तुम्हारी तरह ही बहुत छोटी है। सुहाना कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन उसने अपना बचाव कम नहीं किया। उसने पलक झपकाई और मुंह फेर लिया। जो भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो, सुहाना ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा और सोफे की तरफ चली गई। आर्या ने एक गहरी झुंझलाई हुई सांस ली और वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन शराब के नशे में थोड़ा धूत होकर कमरे में वापस लौटा। उसने सोचा था सुहाना हमेशा की तरह बाथ टब में सो रही होगी, लेकिन जब उसने बेड की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। सुहाना बेड पर सो रही थी, लेकिन बेड के ठीक बीचों बीच सुहाना ने सारे तकिए, कुशन और रजाइयों को मिलाकर एक बहुत ही ऊंची दीवार बना रखी थी। वह दीवार बेड को 2 हिस्सों में बांट रही थी। आर्यन के होठों पर अनजाने में ही एक स्माइल आ गई। ये लड़की सच में एक चलती फिरती आफत थी। आर्यन ने अपने कपड़े चेंज किए और बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। उसने उस तकिए की दीवार को हाथ से हल्का सा छुआ। सो गई क्या जंगली बिल्ली? आर्यन ने फुसफुसाते हुए पूछा। दीवार के उस पार से सुहाना की बिल्कुल जागती हुई और कड़क आवाज़ आई। अगर तुमने इस दीवार को पार करने की कोशिश की आर्यन, तो मैं कैंची से तुम्हारे बाल काट दूंगी। चुपचाप अपनी साइड सो जाओ। आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। डरो मत मोहतरमा, मैं तुम्हारी इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे जंगली बिल्लियों से एलर्जी है। तो फिर रिया के पास क्यों नहीं चले जाते? सुना है वो बहुत अच्छी पालतू बिल्ली है। सुहाना ने तुरंत ताना मारा। आर्यन के स्माइल गायब हो गए। तुम्हें हर बात में रिया को लाना ज़रूरी है। जब तक वो तुम्हारी लाइफ में है तब तक वो हर बात में आएगी, सुहाना ने करवट बदलते हुए कहा। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन छत की तरफ देख रहा था। उसे आज पहली बार रिया का ख्याल भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ सुहाना की वो बातें गूंज रही थी कि सुहाना को उस पर भरोसा नहीं है। सुहाना को अपने सपनों से प्यार है जो अधूरे रह गए। अगली सुबह जब सुहाना की आंखें खुली तो आर्यन बेड पर नहीं था। वो नहाकर तैयार हो चुका था और आईने के सामने अपनी घड़ी पहन रखा था। सुहाना उठकर बैठी। उसने देखा कि उसकी साइड वाले साइड टेबल पर एक बड़ा सा ब्राउन रंग का लिफाफा रखा हुआ था। यह क्या है? सुहाना ने उबासी लेते हुए पूछा। आर्य ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, खोल कर देख लो, उसमें कोई बम नहीं है। सुहाना ने वो लिफाफा उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ कागजात थे। सुहाना ने जब उन कागजों को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दिल्ली की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म और फीस की रसीद थी और उस पर सुहाना का नाम लिखा हुआ था। सुहाना शर्मा, बंसल नहीं। सुहाना का हाथ कांपने लगा। उसने अपने सपने को बनारस में ही एक डिब्बे में बंद कर दिया था। उसके बाप ने उसे पढ़ने नहीं दिया था और आज इस इंसान ने जिसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, उसने बिना कहे सुहाना का सबसे बड़ा सपना उसके हाथों में रख दिया था। ये सब क्या है आर्यन? सुहाना की आवाज़ भरा गई। आर्यन अपनी जगह से मुड़ा। उसने अपने कोट का बटन बंद किया और सुहाना की आंखों में देखा। तुमने कहा था ना कि मैं इगोइस्टिक हूँ। मैंने ये इगो में ही किया है।
आर्य ने अपने उसी घमंडी लेकिन इस बार एक सॉफ्ट लहजे में कहा, मुझे एक अनपढ़ गंवार बीबी के साथ पार्टीज में जाने में शर्म आती है, इसीलिए तुम्हें पढ़ना होगा। मंडे से तुम्हारी क्लासेस शुरू है। कार और ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। सुहाना जानती थी कि आर्यन झूठ बोल रहा है। आर्यन ने यह सब उसके सपने के लिए किया था, पार्टी के लिए नहीं। सुहाना की आंखों से एक आंसू छलककर उस फॉर्म पर गिर गए। थैंक यू, सुहाना ने बहुत ही मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। आर्य ने सुहाना को रोते हुए देखा तो उसका दिल फिर से भारी हो गया। वो तेज़ कदमों से सुहाना के पास आया, लेकिन उसने सुहाना को छुआ नहीं। सुनो, आर्य ने सुहाना के सामने झुकते हुए कहा, मैंने ये सब इसीलिए नहीं किया कि तुम मुझे थैंक यू बोलो या मुझ पर भरोसा करने लगो। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए। तुम मुझसे नफ़रत करती हो, नफ़रत करती रहो, लेकिन अपने सपनों से नफ़रत मत करो। अब तैयार हो जाओ, वरना दादू समझेंगे कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। आर्यन सीधा कमरे से बाहर निकल गया। सुहाना उस फॉर्म को सीने से लगाए बेड पर बैठी रही। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ वो एक नंबर का बदतमीज प्ले बॉय था और दूसरी तरफ उसे सुहाना को वो आज़ादी दे दी थी जो सुहाना के अपने पिता ने कभी नहीं दी थी। उस दिन से सुहाना के अंदर की वो पक्की नफ़रत की दीवार में एक हल्की सी दरार आ चुकी थी। वो आर्यन से लड़ना बंद नहीं करने वाली थी, लेकिन अब उस लड़ाई में सिर्फ ईगो नहीं बल्कि एक अजीब सी कशिश और इज्जत शामिल होने वाली थी, जो उन्हें एक बहुत ही इंटेंस और खूबसूरत लव स्टोरी की तरफ ले जाने वाली थी। महीने बीत रहे थे। सुहाना का कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था। आर्यन और उसके बीच अब नफ़रत नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश फिक्र आ चुकी थी जिसे दोनों में से कोई भी जुबान पर नहीं लाता था। रात को वो तकियों की दीवार अब भी बनती थी, लेकिन सुबह अक्सर आर्यन का हाथ उस दीवार को पार करके सुहाना के हाथ से लिपटा हुआ मिलता था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे, लेकिन इस सुकून से किसी एक इंसान को बहुत भयंकर आग लग रही थी, रिया। आर्य ने उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल फेंका था। रिया का ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आर्यन जैसी हस्ती ने एक बनारस की साधारण लड़की के लिए उसे छोड़ दिया। सुहाना कॉलेज की कैंटीन में बैठी अपने नोट्स बना रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज रिया का था। उसमें एक तस्वीर थी। आर्यन एक 5 स्टार होटल के लाउंज में रिया के साथ खड़ा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो सुहाना। तुम्हें लगा आर्यन बदल गया, वो आज भी मेरा है। अगर अपनी आँखों से अपने पति की सच्चाई देखनी है तो होटल ब्लू मून के स्वीट नंबर 402 में आ जाओ, तुम्हारा दिल टूटने वाला है। मैसेज पढ़ते ही सुहाना के हाथों से पेन छूट गया। उसका दिमाग सून पड़ गया और दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। क्या आर्यन सच में मुझे धोखा दे रहा है? क्या वो कॉलेज और केयर सब एक साथ नाटक था? सुहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सुहाना कमरे में बैठकर रोने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपना बैग उठाया और सीधे उस होटल की तरफ निकल गई। रास्ते भर उसके दिमाग में आर्यन के साथ बिताए वो खट्टे मीठे पल घूम रहे थे। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि वो आर्यन से कितनी बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है और उसे खोने का खौफ उसे अंदर से मार रहा है। सुहाना कांपते हाथों से स्वीट नंबर 402 के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सुहाना ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। वो किसी भी भयानक मंजर को देखने के लिए तैयार थी, लेकिन कमरे के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। कमरे में कोई रोमांस नहीं चल रहा था। आर्यन गुस्से में किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा था और यह सोफे पर डरी हुई बैठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू की कंपनी के पेपर्स चुराने की? आर्यन ने कांच का एक गिलास दीवार पर दे मारा, जो चकनाचूर हो गया। तुमने मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया ताकि तुम इन पेपर्स के बदले मुझे वापस पा सको। आर यू आउट ऑफ योर माइंड रिया? आर्यन प्लीज़ मेरी बात सुनो। रिया रोने का नाटक करते हुए उठी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सुहाना तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक गंवार लड़की है। शटअप। आर्यन की वो दहाड़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने रिया की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मेरी बीवी का नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लेना। सुहाना वो लड़की है जिसके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मुझे तुमसे घिन आती है रिया। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि तुम्हारे इस ब्लैकमेलिंग के सबूत मैंने पुलिस को भेज दिया है। अब तुम जेल जाओगी।
दरवाजे पर खड़ी सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये धोखे के आंसू नहीं, ये सुकून और प्यार के आंसू थे। आर्यन ने उसे धोखा नहीं दिया था, आर्यन उसके लिए दुनिया से लड़ रहा था। तभी रिया की नज़र दरवाजे पर खड़ी सुहाना पर पड़ी। रिया का चेहरा नफरत और हार से पागल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तुम मेरी नहीं हो सकते आर्यन, तो तुम इस सुहाना के भी नहीं रहोगे। रिया पागलों की तरह चीखी। उसने अचानक अपने बैग से एक छोटा लेकिन खतरनाक चाकू निकाला और पागलों की तरह सीधे सुहाना की तरफ दौड़ पड़ी। सुहाना, आर्यन का दिल खौफ से कांप उठा। सुहाना शौक में थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। रिया का चाकू सीधा सुहाना के सीने में उतरने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही मजबूत और चौड़ा शरीर सुहाना के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। चाकू सुहाना को नहीं बल्कि आर्यन के कंधे के ठीक नीचे उसकी पीठ में बहुत गहराई तक उतर गया। आह! आर्यन के मुंह से दर्द की एक भयंकर आवाज़ निकली। उसका खून फवारे की तरह बाहर आ गया। आर्यन! सुहाना की वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि होटल की दीवारें भी कांप गई। आर्यन ने दर्द के बावजूद रिया का हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। रिया दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। आर्यन लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन! आर्यन, आंखें खोलो! सुहाना फर्श पर गिरकर आर्यन के खून से लथपथ शरीर को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह रोने लगी। उसके हाथ आर्यन के खून से सन चुके थे। तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। आर्यन ने बहुत ही मुश्किल से कांपते हुए अपने खून से सने हाथ को उठाया और सुहाना के आंसुओं से भीगे गाल पर रख दिया। रो मत जंगली बिल्ली, आर्यन ने खांसते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हर डर के सामने मैं ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। अपनी बीबी पर खरोच कैसे आने देता? आर्यन की आंखें बंद हो गई और उसका हाथ सुहाना के गाल से नीचे गिर गया। आर्यन! सुहाना की 3 दिन बाद बंसल हवेली का बेडरूम। आर्यन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे सख्त आराम करने को कहा था। उसका कंधा और पीठ भारी पट्टियों में जकड़े हुए थे। रिया को पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी और आर्यन ने सुहाना के लालची बाप कैलाश नाथ को भी हमेशा के लिए शहर से बाहर फेंकवा दिया था। रात का वक्त था। कमरे में सिर्फ बेड लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। आर्यन बेड पर सटलेस लेटा हुआ था। सुहाना उसके पास बैठी बहुत ही नाजुक हाथों से उसके घाव पर दवा लगा रही थी। सुहाना की आंखें अभी भी सूजी हुई थी। पिछले 3 दिनों में वो आर्यन से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई थी। दवा लगाते वक्त सुहाना के हाथ कांप रहे थे। आह! आर्यन ने हल्का सा दर्द का नाटक किया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मैं धीरे लगाती हूँ। सुहाना तुरंत घबरा गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। आर्यन ने बहुत ही कोमलता से सुहाना का वो कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। मुझे दर्द घाव से नहीं हो रहा सुहाना, मुझे दर्द तुम्हारी रोती हुई आंखों को देखकर हो रहा है। आर्यन ने बहुत ही गहरी और नशीली आवाज़ में कहा। डरो मत, मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ। सुहाना ने अपना हाथ छुड़ाया और आर्यन के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। चुप रहो तुम, सुहाना रोते हुए चिल्लाई। तुम्हें हमेशा हीरो बनने का शौक़ है ना? तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी जब मैंने तुम्हें उस खून में देखा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं कैसे जीती तुम्हारे बिना? आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने सुहाना के चेहरे को देखा, जहाँ कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक बेतहासा डर और प्यार झलक रहा था। सुहाना यहीं नहीं रुकी, वो अचानक बेड से उठी। उसने बेड के बीचों बीच रखी उन सारे तकिए और कुशन की दीवार को उठाया और एक एक करके उन्हें गुस्से से फर्श पर फेंकना शुरू कर दिया। ये दीवार मुझे नहीं चाहिए, ये दीवार। सुहाना रोते हुए उन तकियों को फेंक रही थी। मुझे नहीं रहना तुमसे दूर, मुझे नहीं सोना उस कोने में। आर्यन, जो अब तक हैरान था, उसके होठों पर एक बहुत ही जुनूनी और गहरी मुस्कान आ गई। सुहाना आखिरी तकिया फेंककर आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ आर्यन के गले में डाल दिए और बिना उसकी चोट की परवाह किए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मुझे तुम चाहिए आर्यन। सुहाना ने हिचकियाँ लेते हुए अपना सारा ईगो, सारी नफरत उस सीने पर पिघलाते हुए कहा। मुझे तुम्हारा वो ईगो चाहिए, तुम्हारी वो बकवास चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आई लव यू आर्यन, आई लव यू सो मच।
आर्यन का दिल जैसे जोर से धड़क कर रुक गया। उसकी आंखों में भी एक नमी आ गई थी। उस प्ले बॉय आर्यन बंसल ने आज जिंदगी में पहली बार किसी से सच्ची मोहब्बत पाई थी। आर्यन ने अपना सही वाला हाथ सुहाना की कमर में डाला और उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें पता है सुहाना, मुझे बनारस की उस कड़क चाय से ज़्यादा नशा तुम्हारे से डांट में मिलता है। आर्यन ने सुहाना के बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया। उसने सुहाना के चेहरे को अपने हाथों में लिया। सुहाना की आंखें आंसुओं से भीगी थी, लेकिन उसके होठों पर एक सुकून की मुस्कान थी। आई लव यू टू मेरी जंगली बिल्ली, आर्यन ने कहा। और अब ये तकियों की दीवार जिंदगी में कभी ये इस बेड पर नहीं आएगी। आर्यन ने बहुत ही शिद्दत से अपने होठों को सुहाना के होठों पर रख दिया। वो चुंबन कोई जल्दबाजी नहीं था। उसमें वो दर्द था जो उन्होंने सहा था, वो तकरार थी जो उन्होंने लड़ी थी, और वो बेइंतहा प्यार था जिसे उन्होंने आखिरकार पा लिया था। सुहाना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह से अपने इस गोल्डन बॉय के हवाले कर दिया। आर्यन बंसल, अगर तुमने मेरे असाइनमेंट पर अपनी ये कॉफ़ी गिराई तो मैं सच में तुम्हें इस बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। हवेली की बालकनी में सुहाना की तेज आवाज़ गूंजी। उसने एक चश्मा लगाया हुआ था और वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। आर्यन, जो अब बंसल एम्पायर का एमडी बन चुका था, वो अपने 3 पीस सूट में हाथ में कॉफ़ी का मग लिए सुहाना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे नीचे फेंकोगी? आर्यन ने हंसते हुए अपनी कॉफ़ी टेबल पर रखी और पीछे से सुहाना की कमर में दोनों हाथ डालकर उसे कुर्सी समेत अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना सिर सुहाना के कंधे पर रखा और उसकी गर्दन पर एक बहुत ही हल्का गुदगुदाने वाला चुंबन दिया। आर्यन, मैं पढ़ रही हूँ। सुहाना ने हंसते हुए उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में आर्यन की छुअन से आज भी वही करंट दौड़ जाता था। पढ़ाई बाद में करना वाइफी, आर्यन ने सुहाना के कान में फुसफुसाते हुए कहा। दादू नीचे पूछ रहे थे कि घर में किसी छोटे मेहमान के आने की कोई खबर है या नहीं, तो मैंने सोचा क्यों न इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाए। सुहाना के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने पलटकर आर्यन के सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। तुम सच में एक नंबर के बेशरम इंसान हो, और तुम इस बेशरम इंसान की इकलौती जान हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सुहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। सुहाना हंसती रही और आर्यन उसे गोद में उठाकर कमरे के अंदर ले गया। बंसल हवेली, जहाँ कभी सिर्फ हुकुमचंद बंसल का खौफ चलता था, आज वहाँ इस पागल लड़ने झगड़ने वाले लेकिन बेइंतहा प्यार करने वाले कपल की हंसी गूंजती थी। वो पिंजरा जिसमें सुहाना कभी कैद होकर आई थी, आज आर्यन के प्यार ने उस पिंजरे को एक खुले आसमान में बदल दिया था। उनकी यह कहानी दुनिया के लिए भले ही एक अमीर लड़के और एक आम लड़की की कहानी थी, लेकिन उनके लिए यह वो मुकम्मल इश्क था जिसे अब कोई भी तूफान नहीं हिला सकता था। कुछ महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। 9 महीने का सफ़र सुहाना और आर्यन के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सुहाना के मूड स्विंग और आर्यन के पागलों वाली फिक्र ने पूरी हवेली को सिर पर उठा रखा था। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून आर्यन बंसल अब मीटिंग के बीच में उठकर अपनी पत्नी के लिए चाट और आइसक्रीम लाने भाग जाता था। लेकिन असली ड्रामा तो उस रात शुरू हुआ जिस रात इस नए मेहमान को दुनिया में आना था। रात के 2:30 बज रहे थे। हवेली में गहरी शांति थी। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे अपने पेट पर एक जोरदार लात महसूस हुई। आर्यन झटके से उठा और उसकी आंखें नींद से भरी थी। क्या हुआ सुहाना, फिर से कच्चा आम खाना है या इस बार मोमो चाहिए? मैं अभी ड्राइवर को। आर्यन, सुहाना की आवाज़ में दर्द था और वह बुरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसने आर्यन की टी-शर्ट कसकर पकड़ ली। मुझे मोमोज नहीं चाहिए, मुझे अस्पताल जाना है, दर्द बहुत तेज हो रहा है। आर्यन का नींद से भरा दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न हो गया और फिर बंसल एम्पायर के उस खूंखार और घमंडी एमडी का वो रूप सामने आया जो दुनिया के लिए एक कॉमेडी शो से कम नहीं था। अस्पताल अभी? लेकिन डॉक्टर ने तो अगले हफ्ते की डेट दी थी। आर्यन पागलों की तरह बेड से नीचे कूदा। घबराहट में उसका पैर रजाई में उलझा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। आर्यन, तुम फर्श पर क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है पागल इंसान। सुहाना दर्द के बावजूद उसकी हालत देखकर झुंझला गई। मैं बैग ला रहा हूँ। आर्यन उठा और पागलों की तरह अलमारी खोलने लगा।
उसने घबराहट में अस्पताल वाले बैग की जगह अपने जिम का बैग उठा लिया और सुहाना को गोद में उठाने लगा। आर्यन, ये तुम्हारा डंबल वाला बैग है। अस्पताल का बैग सोफे पर रखा है, सुहाना ने अपना सिर पीटते हुए कहा। आर्यन की इस चीख पुकार से दादू और उसकी माँ नीता भी जाग गए। हॉल में पहुंचते ही आर्यन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ड्राइवर, गाड़ी निकालो। दादू, मेरी बीबी को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? दादू, जो अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन्होंने आर्यन को घूर कर देखा। बेवकूफ़ लड़के, चिल्लाना बंद कर और उसे गाड़ी में बैठा। तू ऐसे घबरा रहा है जैसे बच्चा तुझे पैदा करना है। नीता ने मुस्कुराते हुए सुहाना को संभाला और सब लोग अस्पताल की तरफ भागे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल का VIP वार्ड। रात के 3 बजे आर्यन बंसल ने पूरे अस्पताल के स्टाफ की नींद उड़ा दी थी। डॉक्टर कहाँ हैं? अगर मेरी बीबी को ज़्यादा दर्द हुआ ना तो मैं ये अस्पताल खरीद कर इसे बंद करवा दूंगा। आर्यन कॉरिडोर में टहलते हुए डॉक्टरों पर दहाड़ रहा था। लेबर रूम के अंदर से सुहाना की तेज आवाज़ आई, आर्यन बंसल, अगर तुमने बाहर एक और शब्द बोला तो मैं बाहर आकर तुम्हारा गला घोट दूंगी। तुम अंदर आओ। डॉक्टर ने घबराते हुए आर्यन को अंदर भेज दिया। लेबर रूम के अंदर का नज़ारा और भी भयंकर था। सुहाना दर्द से तड़प रही थी और जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा, सुहाना ने उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि आर्यन की उंगलियों की हड्डियां कड़कने लगी। आह सुहाना, मेरा हाथ टूट जाएगा। आर्यन ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें अपने हाथ की पड़ी है। सुहाना ने आर्यन का हाथ और ज़ोर से भींच लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आर्यन। तुमने कहा था सब ठीक होगा। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ मेरी जान, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बस तुम लंबी सांस लो। डॉक्टर, कुछ कीजिए ना, मेरी बीवी को दर्द हो रहा है। आर्यन की आंखों में सच में आंसू आ गए थे। वो इंसान जो कभी किसी से नहीं डरता था, आज अपनी पत्नी को दर्द में देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था। सुहाना ने जब आर्यन की आंखों में आंसू देखे तो दर्द के बावजूद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम रो क्यों रहे हो बुद्धू? सुहाना ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। आई एम सॉरी सुहाना। आर्यन ने सुहाना के माथे को चूमते हुए कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, पुश कीजिए मिसेज बंसल, बस थोड़ा सा और। कुछ ही पलों की उस भारी कसम कस और आर्यन के घबराए हुए चेहरे के बीच लेबर रूम में एक तेज और मीठी सी रोने की आवाज़ गूंज उठी। बधाई हो मिस्टर बंसल, आपके घर एक बहुत ही प्यारी सी बेटी आई है। डॉक्टर ने उस नन्ही सी जान को एक तौलिए में लपेटकर आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने ज़िंदगी में कभी इतनी नाजुक चीज़ नहीं पकड़ी थी। जैसे उसने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिया, बच्ची का रोना अचानक बंद हो गया और उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर आर्यन को देखा। आर्यन की आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकली। उसका सारा ईगो, सारा गुरूर, दुनिया की सारी दौलत उस एक पल में इस नन्ही सी जान के आगे फीकी पड़ गई। उसने झुककर सुहाना के पास उस बच्ची को रखा। सुहाना की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। देखो सुहाना, हमारी बेटी, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। आर्यन की आवाज़ खुशी से रूंध चुकी थी और तुम्हारी तरह ही अभी से गुस्से में लग रही है। सुहाना ने हंसते हुए अपनी बेटी के छोटे से गाल को छुआ। जब आर्यन अपनी बेटी को लेकर वार्ड से बाहर आया तो दादू और नीता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दादू, जिन्होंने हमेशा लड़कों को ही अपने एम्पायर का वारिस माना था, आज उनके हाथ भी उस बच्ची को गोद में लेते हुए कांप रहे थे। जैसे ही दादू ने बच्ची को देखा, उनकी वो सख्त आंखें भी भीग गई। बच्ची ने अपने छोटे से हाथ से दादू की उंगली को कसकर पकड़ लिया। हुकुमचंद बंसल की परपोती। दादू ने बहुत ही फ़क्र और प्यार से कहा, आर्यन, तूने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, यह मेरे इस पूरे बंसल एम्पायर की इकलौती वारिस है। यह मेरी तारा है जो हमारे घर को रोशन करेगी। आर्यन और उसकी माँ दादू के मुंह से यह सुनकर खुशी से मुस्कुरा दिए। 6 महीने बाद बंसल हवेली का वो बड़ा सा बेडरूम अब डायपर, खिलौने और बेबी पाउडर की खुशबू से महकता था। सुबह का वक्त था। आर्यन अपने महंगे ब्लैक सूट में तैयार हो चुका था और उसे एक बहुत ही ज़रूरी बोर्ड मीटिंग के लिए निकलना था। लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा अपनी टाई ठीक करने के बजाय
अपनी बेटी तारा के सामने अजीब अजीब चेहरे बनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तारा बेड पर बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। सुहाना तौलिया लेकर बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि शहर का सबसे खूंखार और व्यस्त एमडी अपनी बेटी के सामने जोकर बना हुआ है। आर्यन, तुम्हारी मीटिंग का वक्त हो गया है। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो लेट हो जाओगे, सुहाना ने अपने बाल सुखाते हुए कहा। आर्यन ने तारा को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर अनगिनत पपियां करते हुए बोला, मीटिंग जाए भाड़ में। मेरी बेटी ने अभी अभी मुझे देखकर स्माइल किया है। आज मैं पूरे दिन अपनी छोटी जंगली बिल्ली के साथ खेलूंगा। सुहाना मुस्कुराते हुए उनके पास आई। उसने आर्यन के कॉलर को ठीक किया और उसकी आंखों में देखा। तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे पिता और सबसे पागल पति हो आर्यन, सुहाना ने प्यार से कहा। आर्यन ने एक हाथ से तारा को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने सुहाना की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सुहाना। आर्यन ने सुहाना की आंखों में उस गहरे और अटूट प्यार के साथ देखते हुए कहा, तुमने मुझे जीना सिखाया है। मेरी ज़िंदगी में तुम दोनों से ज़्यादा कीमती अब कुछ नहीं है। सुहाना ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। तारा ने अपने छोटे छोटे हाथों से आर्यन और सुहाना दोनों के बालों को पकड़ लिया और खुशी से किलकारी मारने लगी। वो पिंजरा जिसमें सुहाना कभी एक कैदी बनकर आई थी, आज वो प्यार, हंसी और सुकून का एक ऐसा आशियाना बन चुका था जहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था। आर्यन और सुहाना की वो नफरत से शुरू हुई कहानी आज एक मुकम्मल और बेहद खूबसूरत मोड़ पर आकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।